नमस्कार, वेलकम टू इजी इक्विटी। मेरा नाम है कबीर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में, जहां पर हम बात करते हैं 10 ऐसी खबरों की जो सीधा जुड़ती है हमारी इकोनॉमी से और मार्केट सेंटिमेंट से, जिनसे आप स्टॉक मार्केट में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर आ रही है इंडिया के सीडीएमओ सेक्टर को लेकर, यानी कि वो कंपनीज जो फार्मा जायंट्स के लिए रिसर्च डेवलपमेंट और लार्ज स्केल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का काम आउटसोर्स करती है। ये सेक्टर जो अभी $3 बिलियन का है, वो 2025 से 30 तक 18% के सीएजीआर से ग्रो कर सकता है। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग की ये डिमांड चाइना+1 स्ट्रेटजी, ओबेसिटी और डायबिटिक ड्रग्स और एंटीबॉडी थेरेपी की वजह से आ रही है। साथ ही 170 से भी ज्यादा जीएलपी, ओबेसिटी या डायबिटिक ड्रग्स कंपनीज इंडियन सीडीएमओ को डायरेक्ट बिजनेस दे रही है और इस सेक्टर पर यूएसए का टैरिफ भी नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए इस सेक्टर को हमें स्टडी जरूर करना चाहिए। अगली अपडेट आ रही है डेटा सेंटर्स को लेकर, जहां टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की एक सब्सिडरी कंपनी ने चेन्नई में 36 मेगावाट का एआई रेडी हाइपर स्केल डेटा सेंटर इनॉग्रेट किया है। ये उनके $1 बिलियन नेशन वाइड डेटा सेंटर प्लान का पहला स्टेप है। कंपनी 2026 तक नोएडा और 2027 तक कोलकाता में नए डेटा सेंटर्स बनाएगी और साथ ही रेलटेल के साथ मिलकर ये कंपनी 102 एज डेटा सेंटर्स भी डेवलप कर रही है। ये डेटा सेंटर्स एआई, बीएफएसआई, ओटीटी, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। अब आइए बात करते हैं अगली खबर की, जो है सेमीकंडक्टर के बारे में। तो एक कंपनी है इज्मो लिमिटेड, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है इज्मो माइक्रो। उसने इंडिया का सबसे पहला हाई डेंसिटी सिलिकॉन फोटोनिक्स पैकेजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। ये एक एडवांस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है जो ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स को एक ही सिलिकॉन चिप पर इंटीग्रेट करती है। अगर हम टेक्निकल बातों में ज्यादा अंदर तक ना जाए और मैं आपको अगर सिंपल तरीके से बताऊं, तो इससे डेटा ट्रांसमिशन अल्ट्रा फास्ट और एनर्जी इफिशिएंट हो जाता है, जो एआई, हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स और 5G या 6G नेटवर्क के लिए काफी जरूरी होता है। अब आइए बात करते हैं अगली अपडेट की, जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर को लेकर, जहां इंडिया का बीएफएसआई सेक्टर यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में 2025-26 में हायरिंग 8.7% से बढ़ने वाली है। और जहां दूसरे सेक्टर्स में जॉब कम हो रही है, वहीं इस सेक्टर में 2030 तक लगभग 2.5 लाख नई जॉब क्रिएट हो सकती है। यहाँ सबसे बड़ा शिफ्ट ये है कि ये जॉब्स अब टियर 2 और टियर 3 सिटीज में डेवलप हो रही है और इस साल लगभग 48% हायरिंग मेट्रो सिटीज के बाहर से आई है। इसीलिए ये रूरल और सेमी अर्बन इंडिया के लिए एक पॉजिटिव इकोनॉमिक शिफ्ट हो सकता है। अब आइए बात करते हैं अगली अपडेट की, जो है यूएस टैरिफ को लेकर। और मुझे बताने में तकलीफ तो हो रही है, पर यह बात सच है कि यूएस ने 27 अगस्त 2025 से, यानी कि इस बुधवार से, इंडियन एक्सपोर्टर्स पर 50% टैरिफ लगा दिए हैं। इससे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस सेक्टर को बड़ा झटका मिल सकता है। और अगर ये टैरिफ लंबा चलता है तो इससे जीडीपी ग्रोथ लगभग 1% से गिरने की भी पॉसिबिलिटी है। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि फार्मा, सेमीकंडक्टर्स और आईटी जैसे की सेक्टर्स पर अभी भी इस टैरिफ का कोई असर नहीं है, यानी कि ये सेक्टर्स अभी इस टैरिफ के अंदर नहीं आ रहे हैं। और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारी सरकार जीएसटी रेट कट्स और एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पर भी काम कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी बनी हुई है। पर आपको क्या लगता है, ये टैरिफ कितने दिनों तक चल सकते हैं? अपना सुझाव हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है कॉटन की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर। तो गवर्नमेंट ने कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी और एग्री सेस को जीरो कर दिया है, जिसका बेनिफिट अब 31 दिसंबर 2025 तक इंपोर्टर्स को मिलेगा। इससे पहले कॉटन पर लगभग 11% की इंपोर्ट ड्यूटी थी, लेकिन अब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सस्ती और हाई क्वालिटी कॉटन ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों से इंपोर्ट कर सके, इसीलिए इस ड्यूटी को हटा दिया गया है। इससे टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्टर्स को सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, जो यूएस टैरिफ के प्रेशर के बाद काफी जरूरी है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट इंडियन कॉटन फार्मर पर हो सकता है, क्योंकि मंडी में अब कॉटन के प्राइसेस गिर सकते हैं। खैर, अब आइए चलते हैं अगली अपडेट पर, जो है नोमुराज प्रिडिक्शन को लेकर। जी हाँ, नोमुरा जो ग्लोबल फाइनेंशियल रिसर्च और इन्वेस्टमेंट पर काम करने वाली एक जापानीज कंपनी है और जो दुनिया भर की इकोनॉमीज और मार्केट्स को लेकर अपने प्रिडिक्शन और एनालिसिस को पब्लिश करती है, उनका कहना है कि नवंबर 2025 के एंड तक यूएस इंडिया पर लगाए हुए 50% टैरिफ को रिड्यूस करके 25% तक कर सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2026 तक रेसिप्रोकल टैरिफ जो अभी 25% है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो पेनल्टी के 25% अलग से लगाए हुए हैं उन्हें हटाया जा सकता है। पर ऐसा सच में होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर आपका इस बात पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
अगली अपडेट आ रही है पीएम मोदी की जापान विजिट को लेकर। जी हाँ, पीएम मोदी अपने टोक्यो विजिट में 2008 के सिक्योरिटी कोऑपरेशन पैक्ट को अपग्रेड करेंगे और इस विजिट का फोकस होगा डिफेंस टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के कोलैबोरेशन पर, जिसमें इंडिया और जापान मिलकर एक यूनिकॉर्न सिस्टम डेवलप करेंगे जो एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन टावर होगा जो नेवी के शिप्स के लिए बनाया जाएगा और इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और एक जापानीज पार्टनर मिलकर करेंगे। अगली खबर आ रही है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर, जहां लोकसभा ने 20 अगस्त 2025 को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास किया है, जिसके तहत रियल मनी गेम्स जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी और ऑनलाइन लॉटरी पर कंप्लीट बैन लग चुका है और उन प्लेटफॉर्म पर जितनी भी एडवर्टीजमेंट चल रही थी उन्हें भी इस चीज का नुकसान उठाना पड़ सकता है और ऐसे में डेल्टा कॉर्प, नजारा टेक जैसी लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में भारी गिरावट देखने मिली है। साथ ही पेटीएम, फोन पे और रेजर पे जैसी फिनटेक कंपनीज पर भी इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से तो ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म थे और इन्हें बैन करके गवर्नमेंट ने अच्छा ही किया है। पर आपकी इस चीज पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब आइए चलते हैं अगली खबर पर, जो है पीएमआई ग्रोथ को लेकर। जी हाँ, पीएमआई यानी कि परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बताता है कि बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है। तो जहां पिछले महीने इंडिया का पीएमआई नंबर 63 के आसपास था, वहीं इस महीने अगस्त 2025 में इंडिया का कंपोजिट पीएमआई नंबर 65.2 तक पहुंच चुका है। इस ग्रोथ के मुख्य कारण है नए डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स, सर्विस सेक्टर की तेजी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रैपिड ग्रोथ। साथ ही इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी एक्सेलरेट हुआ है और इससे कंपनीज नई हायरिंग भी प्लान कर रही है। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की 10 बड़ी खबरें और आपको इनमें से कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है कबीर और मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले एपिसोड की कुछ नई इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।